हेलो दोस्तों, टेंथ क्लास मैथ्स एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। नाइन्थ क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बेसिक आप सीख चुके होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7.1, 7.2, 7.3 में जो कॉन्सेप्ट्स, जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना है तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ क्या होता है। तो मैं ग्राफ का बेसिक करा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ग्राफ एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जो 2D और 3D दोनों रूप में हो सकता है। एक ग्राफ जो है उसमें हम किन्हीं भी 2 डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डेटा को पिक्चोरियल यानी सांकेतिक रूप में, चित्र के रूप में रिप्रेजेंट करता है, जिससे डेटा को समझना आसान होता है। ग्राफ 3D फिगर में भी हो सकता है। उसमें एक जेड एक्सिस और जुड़ जाता है जो इसके 90 डिग्री एंगल पे ठीक ऊपर होता है। लेकिन 10th क्लास आपके सिलेबस में केवल 2D ग्राफ गिवन है, जिसमें केवल 2 एक्सिस है। एक तो आपका एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। बता दें, एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डैश, जिसको नेगेटिव भी बोलते हैं, ऐसे ही वाई के डाउन में वाई डैश एक्सिस होता है। एक्सिस तो आपका ये सेम है, लेकिन इसका नाम क्या है? एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश एक्सिस। ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे वैल्यू 0 और 0 होती है। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे मिलते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए गुजरते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कौन सा एंगल है? 90 डिग्री, ठीक जैसे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में होता है। यहाँ पे हमने उसको मेंशन किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट होते हैं। तो ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 4 क्वाड्रेंट जो है, इनमें हम किसी भी कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि कोई भी कोऑर्डिनेट या निर्देशांक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। याद रखिए, पहले x आएगा फिर y आएगा। मीन्स पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, देन आफ्टर y की वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे को लिखना है ये 1 और 9, तो 1 और 9 ये पॉइंट हो गया मेरा। इसको मैं क्या लिख दूंगा? 1 एंड 9। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई ना? तो 1 और 9 ये मेरा कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, जहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। आप चेक कर सकते हैं, दोनों जगह पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन y क्या है? पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव हो जाएगा। एज एन एग्जाम्पल मान लो मैं ले लेता हूँ -7 और 3, तो ये मेरा -7 और 3 हो जाएगा, क्योंकि ये -7 है और इधर ये 3 है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक -7 और 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात? याद रखिए, पहले x की वैल्यू आती है, देन आफ्टर y की वैल्यू आती है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो दोनों के दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी -x और -y। जैसे कोऑर्डिनेट आपने लिया -7 -5, तो ये हो जाएगा मेरा -7 -5। दोनों वैल्यू नेगेटिव है, पहले x लिखा जाएगा देन y लिखा जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट किया जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चेक करें, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 और -7, तो 2 आ गया, इधर -7 आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो 9th में आपने पढ़ा था उसका बेसिक दोबारा करा दिया है कि क्या निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं, एक ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कैसे एक कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है, कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होती है, ओरिजिन किसे कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश, ये कितने डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये मैं आपको समझा चुका। अभी बात करते हैं 10th क्लास में। भाई 10th क्लास में क्या सीखेंगे? देखो, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, देखना ध्यान से इसको।
मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम है 08। बिल्कुल सही सुना आपने। आप इसको 80 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ठीक है। y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये 08 हो गया। y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0। कोऑर्डिनेट से ही पता लगता है कि x और y की वैल्यू क्या है। दूसरा मान लो मैंने ले लिया 2 और 0, 2 और 0। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 पहले क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये पहले x की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस क्या है। आप समझ रहे हो, इसको मैं मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ b। अब आपसे क्वेश्चन कर दिया कि इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो आप सोचेंगे सर क्यों ना हम एक स्केल का यूज करें और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो आपने स्केल यूज किया तो हमें ये मिलती है 8.2। मैं स्केल का ही यूज कर रहा हूँ, तो दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस मुझे 8.2 मिल रही है। तो आप कहेंगे सर इट्स इजी, ये तो आसान है, लेकिन क्या इसका आंसर 8.2 है? क्या हमारा आंसर सही है? तो मेरा एक ही जवाब होगा, नो। ये एस्टिमेट वैल्यू है जो आप स्केल से नाप के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसका तरीका क्या है निकालने का, कैसे हम किन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इसके लिए स्केल से बेटर ऑप्शन है एक फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे तो एक छोटा सा ग्राफ है और इसको मैं अपने स्केल से मेजर कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे बात आती है किसी ऊंची बिल्डिंग को मेजर करने की, किसी पहाड़ी को की हाइट नापने की, आपको बताना चाहूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलके पहाड़ी, ऊंची बिल्डिंग, ऊबड़ खाबड़ जो टिबे या जो रेत के टीले होते हैं उनकी ऊंचाई नापना, रोड बनाना, रेलवे ब्रिज बनाना, न जाने कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। वहाँ पे तो बेटा ये स्केल काम आएगा नहीं, वहाँ पे तो आप स्केल का यूज कर नहीं सकते, छोटी क्वांटिटी में तो कर सकते हो। तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उसके लिए एक बार हमें पाइथागोरस थ्योरम को समझना होगा, उसके बारे में ध्यान करना होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है। स्टूडेंट्स जैसे आप जानते हैं कि कोई भी राइट ट्रायंगल होती है, मान लीजिए ये मेरे पास है ABC एक राइट ट्रायंगल, ओके। तो ABC मेरे को एक राइट ट्रायंगल गिवन है, तो इस ABC राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए जो छोटी साइड्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है उनके स्क्वायर के जोड़ के। तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा, मैं अंडर रूट लगा दूंगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये मेरा फॉर्मूला है जिससे मैं इस तरह के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ, इनकी दूरी को माप सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस सम को करते हैं। साइड में जो पेज हमने लिया है मैं अपने वैल्यू को रख लेता हूँ। पॉइंट ए मेरे को गिवन है 0 and 8, पॉइंट बी मुझे गिवन है 2 and 0। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो p कितना हो गया, 8 हो गया, b कितना हो गया, 2 हो गया। देखो क्यों, ये है ना आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, आप चेक कर सकते हो। और इधर बेस, बेस कितना है, 2 है, ठीक है। और ये क्या बन गई, राइट ट्रायंगल बन गई। चलो बना के दिखा देता हूँ, ये मेरी बन गई राइट ट्रायंगल, ठीक है। इसको शेडिड भी कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरी शेडिड रीजन आ गई, ये भी इसकी तरह एक राइट ट्रायंगल बन गई। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एच निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है कितनी है, ठीक है। ए भी फाइंड आउट करनी है। तो ए भी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। तो एच यहाँ पे क्या है, ए बी, मैंने ए बी लिख लिया, 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक है। अब ए बी क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 68।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 चौके 68, 4 का रूट बाहर निकाल लेंगे तो ए बी क्या आ गया, 2√17। तो ये मेरा आंसर होगा 2√17 यूनिट। यूनिट चाहे मीटर है, सेंटीमीटर है, कोई भी हो सकती है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2√17। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आ गई। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसमें इसी श्रृंखला में एक पॉइंट और ले लेते हैं हम। पॉइंट मान लो मैंने ले लिया 3 and 2 और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया 7 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन पहले वाले से टिपिकल होने वाला है और थोड़ा मुश्किल भी। तो अब मुझे क्या निकालना है, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट, इसको मान लेते हैं क्यू पॉइंट। अब मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली है। तो बात वही आ गई कि सर स्केल से, मेरा स्केल से करेक्ट नहीं आएगी, हमें करेक्ट बिल्कुल सही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये नहीं पता कि बी और एच क्या है। तो उसको समझाने के लिए एक बार थोड़ा बेसिक समझे। ये देखो, ये देखो, ये इसका बेस है ना, और ये इसका परपेंडिकुलर है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलो समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो आपका बेस कितना है देखिए एक बार, 1 2 3 4, कितना है 4। कैसे पता किया, क्योंकि हमने एक स्क्वायर को 1 यूनिट लिया है, तो इसका बेस तो हो गया 4 यूनिट। कितना हो गया, 4 यूनिट। समझ में आई बात? और इसकी हाइट कितनी होगी, 1 2 3 यानी 3 यूनिट। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। हमने एक यूनिट को, एक स्क्वायर को 1 यूनिट के बराबर लिया है, तो ये 4 हो गया। देखो 1 2 3 4, ये 3 हो गया, 1 2 3 हो गया ना। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे एच निकालना है इसका। आप समझ रहे होगे मेरी बात, ठीक है? अब फिर से वही बात आ गई कि सर ये तो छोटी सी इकाई है, लेकिन जब ग्राफ बड़ा हो जाए तो क्या करें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे 7 है ना, 7 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 3 माइनस कर दूंगा, तो कितना बचा 4। इधर टोटल कितना था 5, 5 में से क्या माइनस कर दूंगा 2, कितना बचेगा 3। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, साइड में देखिएगा एक बार, इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? देखो इस फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, और इस तरह के सम निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूले में जैसे आपकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अभी हमारे को यही क्वेश्चन दे दिया, इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें पी क्यू निकालना है। पी कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है आपको, 3 और 2 दे रखा है। क्यू कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 7 और 5 दे रखा है। आप चेक कर सकते हो भाई, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लेता हूँ मैं x1 x2 x1 y1 सॉरी, ये आपके हो गए x2 y2। ठीक है स्टूडेंट्स, x2 y2 हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू इन फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा यहाँ पे p इज इक्वल टू x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 3 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है 2 स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बात वही आ गई ना, यहाँ पे भी क्या किया था, 7 में से 3 माइनस किया था। बेसिक भी समझे तो करना पड़ा, क्योंकि ये 3 घटाना पड़ेगा 7 में से। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ पे 5 था, 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है। देखो आप p क्या होगा आपका, p क्यू सॉरी, ठीक है, तो p क्यू आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। p क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9, p क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 25 एंड p क्यू इज इक्वल टू 5 यूनिट। कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा।
तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 5 यूनिट। अगर हमने यूनिट मीटर में ली है तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में ली है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि कोई भी दो पॉइंट, कोई भी दो कोऑर्डिनेट या निर्देशांक ग्राफ पे या किसी भी जगह गिवन है और उसकी वैल्यू गिवन है, तो उनके बीच के डिस्टेंस को आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से हमने करने की कोशिश की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि वो पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस पे हैं तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल। अगर वो बीच में है तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप दोनों केसेस में डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। ऊपर का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, नीचे पे नज़र डालिए। ई और एफ हमने 2 पॉइंट ले लिए। हमें क्या करना है, ई और एफ के बीच में बीच का पॉइंट फाइंड आउट करना है। बिल्कुल बीच में है, तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है 1 2 3, तो इसका बीच का पॉइंट क्या है, ई और एफ के बीच का पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा जो मैंने ब्लू से सर्कल किया है। इसको निकालते कैसे, देखो पहले ई के निर्देशांक लिखिए। ई आपका क्या है, इधर 3 है और इधर -6 है। ठीक है, इधर एफ कितना है, प्लस का 7 है और माइनस का 2 है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे ई और एफ को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, बीच का पॉइंट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए मैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्स, ये जो बीच का पॉइंट मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे m1 m2 क्या है, m1 m2 वो रेशियो है जिसमें इस पॉइंट को डिवाइड किया गया है। m1 m2 वो रेशियो है, जैसे 1 और 1 है ना दोनों का, क्योंकि आधी आधी करनी है तो 1 और 1 रेशियो हो जाएगी इनकी। ठीक है, यहाँ पे x2 x1 क्या है भाई, ये तो 3 तो x, ये जैसे ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है ये y2 है। आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10th क्लास में तो। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने नोट कर लिया है। मैं दोनों पॉइंट्स के बीच की x और y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, चेक करते एक बार। तो सबसे पहले मुझे निकालना है x। यहाँ पे सॉल्यूशन चल रहा है x क्या होगा, m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है आपका, आपने माना था -6, सॉरी +3, देखो ये रहा x1। ओके, प्लस m2 भी आपका 1 है इंटू ये क्या है आपका 7 x1। ठीक है, x1 7 था और x2 3 था, डिवाइड बाई m1 और m2 कितना हो जाएगा 1 + 1, तो x आपका हो गया 3 और 7 ऐड कर दो, नीचे 2 आ गया, x की वैल्यू 10/2 और 5 आ गई। ठीक है, सिमिलरली मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y कितना हो जाएगा m1/2, m1 कितना है 1, y2 -6 कितना है -6, प्लस याद रखिए अगर ये x1 लिया है ना तो ये y1 होना चाहिए, कभी इसको y2 मान लो, प्लस m2 1 है और y2 क्या है, y1 क्या है -2 है। ठीक है, डिवाइड बाई 1 + 1, तो y कितना हो गया -6 -2 डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड किया -8 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया -4। तो इसका मतलब x 5 आ जाएगा और y -4 आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं क्या आंसर सही है। देखो क्या x 5 पे है, यस x 5 पे है। क्या y -4 पे है, यस -4 पे है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया है, थ्योरेटिकली भी समझा दिया और फॉर्मूले की हेल्प से भी आपको समझा दिया है। ठीक है, कि कोई भी दो पॉइंट गिवन है उसके बीच का पॉइंट निकालना है तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके आप बच्चे एक्स और वाई यानी मिड पॉइंट या कोई भी पॉइंट जो अलग अलग रेशियो में पूछे गए हैं, m1 m2 की वैल्यू अलग हो सकती है, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। हमने क्या पढ़ा, पहले तो ये पढ़ा कि कोई भी दो पॉइंट गिवन है उनके बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, और हमने क्या यूज किया, उसके लिए हमने यूज किया स्टूडेंट्स
डिस्टेंस फॉर्मूले का। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का आपने यूज किया, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो, और अगर हमें कोई भी दो पॉइंट है उसका मिड पॉइंट या अदर कोई पॉइंट निकालना है तो उसके लिए हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाया है। तो लास्ट टॉपिक हमारा, जिसमें कोई भी ट्रायंगल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में गिवन है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको, है ना। ABC 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए जिनको ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बन गई। आपके कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे गिवन है, आपको बताना है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। स्टूडेंट्स सिंपल भाषा में समझे तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का क्या सूत्र होता है। जैसे मान लो मेरे को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना फॉर्मूला। तो हम इसका अगर एरिया निकालना चाहे तो कितनी हो गई ये होगी 9 आपकी, कितनी हो गई 9। तो आपकी परपेंडिकुलर यानी हाइट तो 9 हो गई, और बेस कितना है चेक कर एक बार, तो बेस आपका 10 हो गया। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बेस 10 है और हाइट 9 है, तो 2 5 जा 10, तो एरिया कितना हो गया आपका 45 स्क्वायर यूनिट। अगर आपने सेंटीमीटर में ली है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में ली है तो स्क्वायर मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था सिंपल मेथड, लेकिन हर सम इतना इजी नहीं होता है जितना मैंने यहाँ पे लिया है। तो अगर इसी सम को मैं फॉर्मूले से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला पता है मुझे। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट। तो आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कोऑर्डिनेट दे रखी है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। 1/2 इंटू ब्रैकेट, एक इसमें है ना एक फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर्मूला क्या है पता है आपको, फॉर्मूला है 23 31 12। ठीक है, 123 23 31 12, 123 23 31 12। तो यहाँ पे पहले x1 आ गया इंटू y2 माइनस y3, ये 23 हो गया, समझ में आई बात। उसके बाद x2 31 यानी y3 माइनस y1 जमा x3 इंटू y1 माइनस y2, 23 31 12, 23 31 12, 1 2 3। तो ये मेरा फॉर्मूला है जिससे मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलिए निकालते हैं इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, और मैच करते हैं क्या वो 45 ही होगा या कुछ और होगा। तो x1 कितना है 5, वैल्यू रखी हुई आपने, इंटू y2 कितना है, y2 आपका 2 है, माइनस y3 कितना है, y3 भी आपका 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस x2 की वैल्यू 2 गिवन है, y3 आपका 2 है, y1 आपका 11 है। ओके स्टूडेंट्स, प्लस देखो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिखे हुए हैं, इनके साथ में वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। x3 आपका 12 है, y1 आपका 11 है, y2 आपका 2 है। 1/2 इंटू 2 में से 2 गया 0, तो ये 0 हो गया, लिख दो इसको। इधर माइनस का 9 बचेगा तो माइनस का 18 आ जाएगा, इधर बचेगा 9, 12 निम्मा 108। ठीक है, 1/2 इंटू 108 में से 18 गए, कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक है, तो 2 से काट दो 90 को, कितना आ गया 45 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर आपसे कोई भी ट्रायंगल उसके तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम चेक करें कि दोनों का एरिया सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 7.1 2 और 3 में जो होगा वो मैं फिर से बता दूं। एक्सरसाइज 7.1 में आपको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो मैं आपको करा चुका। 7.2 में आपको यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला, जिसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। और 7.3 में तो केवल आपसे ट्रायंगल्स का एरिया और कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे, जो हम एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम आपको समझा देंगे। आई होप आपको 7th क्लास का बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे
7.123 एक्सरसाइज जरूर देखना। थैंक यू सो मच।